नमस्कार। नेपाल में पहली बार विश्व स्तरीय ई बाइक रेस होने वाली है। हाँ दोस्तों, इससे पहले नेपाल में ई बाइक रेस कभी नहीं थी विश्व स्तरीय, लेकिन इस बार विश्व स्तरीय रेस होने वाली है पोखरा में। इस जगह का नाम है पोखरा 13 आरवा विजय डांडा और इसमें 11 देशों के 55 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बाइक को कराने वाले, इस रेस को कराने वाले जो मेंबर हैं किरण बराल और सुनील चंद्र शर्मा, उन्होंने बताया कि यह इतिहास में पहली बार है कि नेपाल में एंड्यूरो बाइक रेस हो रही है और इसकी तैयारी 2020 से हो रही थी। और इस रेस को करवाने वाले हैं माउंटेन बाइक कंपनी डन टिल डस्क। ये कंपनी इस रेस को करवा रही है। नेपाली मिति में 7 और 8 मंगसिर को प्रैक्टिस गेम होंगे और 9 मंगसिर को फाइनल प्रतियोगिता होगी। एक अन्य समाचारों में फीफा 2026 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल और यमन के बीच आज रात 7 बजे क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि नेपाल ने इससे पहले का जो मैच है यूएई के साथ में खेला था और नेपाल वहां पे 4-0 से हार गया था। नेपाल फुटबॉल फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में 173 नंबर पे है और यमन 156 नंबर पे है। नेपाल और यमन के बीच में 4 मैच हुए हैं, जिनमें 3 खेलों में यमन विजयी रहा और 1 खेल ड्रॉ हुआ। यानी कह सकते हैं कि यमन की टीम नेपाली टीम से ज़्यादा मजबूत है। लेकिन नेपाली कप्तान किरण कुमार लिंबू जो हैं, उन्होंने कहा है कि आज के मैच में यमन को हम कैसे भी हराकर ही रहेंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1990 से और सन 2000 तक नेपाल फुटबॉल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और लगभग 1996, 97, 98 के दौरान नेपाल की रैंकिंग 124 हो गई थी। आज 173 है, यानी पीछे हुआ नेपाल, आगे नहीं बढ़ा। जबकि 1980 के दशक में नेपाल की रैंकिंग 195 थी। उसके बाद नेपाल ने फुटबॉल में इतनी तेजी से विकास किया कि नेपाल 195 की रैंकिंग से लगातार हर साल आगे बढ़ता गया और 124 की रैंकिंग में आ गया। यानी फुटबॉल में जो नेपाल की ग्रोथ रेट थी वो बहुत बढ़िया थी और उसी तरीके से नेपाल यदि चलता रहता तो आज नेपाल लगभग टॉप 30, टॉप 40 टीम में होता। मैंने नेपाली फुटबॉल का पूरा इतिहास पढ़ा है और इस बारे में मैं आपको जानकारी भी दे चुका हूँ कि नेपाल ने 90 2000 के दशक तक फुटबॉल में बहुत तेजी से ग्रोथ किया था और उस ग्रोथ को नेपाल बरकरार नहीं रख पाया। अगर उस ग्रोथ को नेपाल बरकरार रख दिया होता तो शायद आज नेपाल कितना नंबर पे होता? टॉप 30 में भी हो सकता था, टॉप 20 में भी हो सकता था और टॉप 40 में भी हो सकता था। यानी बहुत बढ़िया रैंकिंग हो जाती नेपाल की। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि नेपाल फुटबॉल में पिछड़ गया। आपको पता है कि नेपाल के जो प्लेयर हैं वो पहले क्रिकेट कम और फुटबॉल ज़्यादा, दर्शक ऑडियंस जो नेपाल की है वो क्रिकेट कम और फुटबॉल को ज़्यादा पसंद करती थी। इसका मुख्य कारण है कि नेपाल ने बहुत सारे देशों को फुटबॉल में हराया है। सिंगापुर, हांगकांग, चाइना में जाके, दक्षिणी कोरिया में जाके, एशियन गेम में, यानी बहुत सारे गेम में नेपाल ने फुटबॉल में दूसरे देशों को हराया है। लेकिन आपको पता होगा कि 1996 के बाद में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, जिसके कारण नेपाल खेल ही नहीं और चीज़ों में भी पीछे हो गया। नेपाल की इकोनॉमी हमने आपको बताई थी कि किंग वीरेंद्र के समय में नेपाल की इकोनॉमी 80 नंबर पे थी, 82 नंबर पे थी, ठीक। लेकिन जब नेपाल में माओवादी जनयुद्ध शुरू हुआ तो नेपाल की इकोनॉमी 120 चली गई, उससे भी पीछे हो गई। माओवादियों ने कहा था कि नेपाल को सिंगापुर बनाएंगे, उन्होंने सिंगापुर नहीं बनाया नेपाल को और बुरी कंडीशन में नेपाल को ले आए। क्योंकि हमें नेपाली किंग के समय का भी पता है कि उस समय नेपाल की विकास दर क्या थी, खेलों की विकास दर क्या थी, इकोनॉमी विकास दर क्या थी, वो पता है। और
जब से नेपाल में राजशाही हटी है उसके बाद नेपाल की विकास दर में क्या है, ये सब दोनों चीजों का पता है। इसलिए हम कहते हैं कि नेपाल को माओवादियों ने बहुत पीछे किया, आगे नहीं किया, क्योंकि किंग के समय में नेपाल पीछे नहीं था। किंग के समय में नेपाल भारत को चावल बेचता था, शायद आपको नहीं पता होगी ये बात। भारत से सटे जो बॉर्डर है बिहार यूपी, वहां नेपाल के चावल आते थे, तिब्बत को नेपाल चावल बेचता था। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि नेपाल खुद भारत से चावल खरीदता है, जबकि नेपाल में कहा जाता है कि 2 फसलें होती है चावल की। हमारे कहने का मतलब है कि क्रिकेट में नेपाल इस समय विकास कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन फुटबॉल में नेपाल कहीं पिछड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि फुटबॉल में नेपाल पिछड़ रहा है। हालांकि 1-2 रैंकिंग सुधार होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब कम से कम 15, 20, 25 की रैंकिंग आगे बढ़े तो बोलते हैं कि फर्क पड़ा है। धन्यवाद।